गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड में प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर से शुरुआत से ही बता देता हूं कि देखिए, कुछ रासायनिक पदार्थों का पौधों में अल्प मात्रा में संश्लेषण होता है जो वृद्धि को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता रहते हैं। इनको हम वृद्धि नियामक या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। तो पादपों में सर्वप्रथम वृद्धि हार्मोन का सुझाव किसने दिया था? 1882 में जे सैक्स ने दिया था। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1902 में स्टर्लिंग द्वारा। हार्मोन का अर्थ होता है उद्दीपित करना। और इसके अलावा थीमेन ने प्लांट हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। तो फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 1948 में थीमेन द्वारा किया गया था। थीमेन ने यह कहा था हार्मोन की परिभाषा देते हुए कि प्लांट हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से अति सूक्ष्म मात्रा में बनने वाले पदार्थ हैं। यानी कि ये अति सूक्ष्म मात्रा में पौधे के एक भाग में संश्लेषित होते हैं, वहां पर इनका निर्माण होता है और फिर ये अपने संश्लेषण स्थल से दूर अन्य पादप भागों में ट्रांसफर होकर के वहां पर वृद्धि व कार्य की क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करने का काम करते हैं। तो प्लांट हार्मोन मूल रूप से क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप में अति सूक्ष्म मात्रा में एक भाग में बनते हैं और फिर वहां से पौधे के अन्य भागों में ट्रांसफर होकर के प्लांट की वृद्धि और जो प्लांट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम कार्य की क्रियाएं कहते हैं, उन पर नियंत्रण और प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि हम प्लांट हार्मोन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फाइटो हार्मोन के लक्षण क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। प्लांट हार्मोन के लक्षण, फाइटो हार्मोन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात ये कि ये अधिकांशतः बनते कहां पर है? तो ये अधिकतर रूट एपेक्स, इसके अलावा सूट एपेक्स, ठीक है, व लीफ एपेक्स पर बनते हैं। सीधी सी बात ये है कि अधिकतर शीर्ष भागों पर ये बनते हैं। रूट एपेक्स यानी मूल शीर्ष, सूट एपेक्स यानी प्रो शीर्ष और लीफ एपेक्स यानी पर्ण शीर्ष, इन पर क्या होते हैं? ये बनते हैं। और इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा क्या करती है? अत्यंत सूक्ष्म मात्रा वृद्धि को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होती है। वृद्धि को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अत्यंत सूक्ष्म मात्रा ही वृद्धि को प्रभावित करने में सक्षम होती है। सदैव कैसे होते हैं? ये सदैव कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ये सदैव कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, हार्मोन हमेशा कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। इसके अलावा निश्चित सांद्रता में ही वृद्धि को प्रेरित व प्रभावित करते हैं। आपको याद रखना है, अति सूक्ष्म मात्रा, ये अति सूक्ष्म मात्रा परंतु निश्चित सांद्रता, ठीक है, निश्चित सांद्रता में ही वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी एक निश्चित सांद्रता होनी जरूरी है। मात्रा तो सूक्ष्म है परंतु इनकी सांद्रता भी क्या है? निश्चित होती है। और ये अपने संश्लेषण स्थल से, ये अपने संश्लेषण स्थल से दूर जाकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर ये बनते हैं वहां पर इसका प्रभाव नहीं होता है, इनका प्रभाव नहीं होता है। अपने संश्लेषण स्थल से दूर
अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं, आपको याद रखने हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है, अधिकतर कहाँ बनते हैं, पौधे के शीर्ष भागों पर बनते हैं, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और लीफ एपेक्स। इसके अलावा सदैव कार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा ही वृद्धि को प्रभावित करने के लिए काफ़ी होती है और निश्चित सांद्रता भी इनकी चाहिए और अपने संश्लेषण स्थल से दूर जाकर के अपना प्रभाव डालने वाले होते हैं। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटोहार्मोन। नेक्स्ट जो है फाइटो हार्मोन को क्लासिफाइड, वैसे हमने पिछली क्लास में कर दिया था कि पादप हार्मोन के मुख्यतः कितने समूह पाए जाएंगे। प्लांट हार्मोन के 5 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 5 समूह। पहला समूह इसमें आता है ऑक्सिन, दूसरा आता है इसमें साइटोकाइनिन, तीसरा आता है इसके अंदर इथाइलिन, ठीक है, चौथा आता है इसमें जिब्रेलिन और पांचवा आता है इसमें ABA जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो पादप हार्मोन को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 2 प्रमुख भाग हैं इसके। तो ये चारों तो कहलाते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, ठीक है, और ये कहलाता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी ये तो वृद्धि को कम करता है ABA और बाकी चारों क्या करते हैं, वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। अब हम चलेंगे पहले में, ऑक्सिन में, ठीक है। ऑक्सिन में चलते हैं। ऑक्सिन, थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा आपका, इसलिए मैं आपको बताया है। तो ऑक्सिन शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ऑक्सिन शब्द ग्रीक वर्ड, और इस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, ऑक्सिन से लिया गया है, ठीक है, इससे लिया गया है, ये इससे लिया गया है। क्लियर? स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देते हैं, EIN होता है, ऑक्सिन से लिया गया है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ऑक्सिन का? इसका शाब्दिक होता है टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि करना कहते हैं। ऑक्सिन को हम क्या कहेंगे, वृद्धि करना। इस हार्मोन की खोज प्लांट हार्मोन में सबसे पहले हुई थी और यह हार्मोन पादपों की प्रव कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। तो यह हार्मोन पादप हार्मोनों में से सबसे पहले खोजा गया, ठीक है। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? ऑक्सिन की ही हुई थी। और यह हार्मोन करता क्या है? पादपों की प्रो कोशिकाओं में एलोंगेशन को हिंदी में कहते हैं दीर्घीकरण। एलोंगेशन को क्या करता है? ये प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कंसेप्ट हो गया, यानी कि मुख्य काम क्या है हार्मोन का, तो वो है प्रो शीर्ष की कोशिकाओं में या प्रो कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करना, ठीक है। इसे सर्वप्रथम खोजा गया, इसके द्वारा सर्वप्रथम इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? कोल व हैगन स्मिथ ने इसको अलग किया था मानव मूत्र से, ठीक है। सर्वप्रथम अलग किया गया, ऐसे लिखेंगे, अलग किया गया मानव मूत्र से कोल एंड हैगन स्मिथ 1931 ने अलग किया, ठीक है। इसको सबसे पहले अलग किससे किया गया था? मानव मूत्र से किया गया था। और कोल व हैगन स्मिथ ने इसे अलग किया और इसे एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या है? और इसे ऑक्सिन A नाम दिया गया, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया?
ऑक्सिन ए नाम दिया गया, ऑक्सिन ए। क्लियर। अब आगे देखते हैं ऑक्सिन शब्द देने का श्रेय किसको जाता है। तो ऑक्सिन शब्द देने का श्रेय जाता है इन दोनों वैज्ञानिकों में से किसको जाता है, कोल को जाता है। ठीक है, देने का श्रेय कोल को जाता है। कोल ने इसे क्या कहा था, ऑक्सिन का था। ऑक्सिन को सबसे पहले पादप हार्मोनों में सबसे पहले खोजा गया था ऑक्सिन को, और यह हार्मोन प्रोसीड्स की कोशिकाओं में एलोंगेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। इसे सबसे पहले मानव मूत्र से कोल व हैगन स्मिथ ने 1931 में अलग किया और इसे ऑक्सिन ए नाम दिया गया। और ऑक्सिन शब्द देने का श्रेय किसको जाता है, कोल को जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जैव विकास सिद्धांत के प्रवर्तक डार्विन के बारे में। सब जानते हैं डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और उस पुस्तक में उसने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए थे जो कि एवोल्यूशन से संबंधित थे, और ये सिद्धांत हमें एवोल्यूशन प्रक्रिया को समझने में हेल्प भी करते हैं। तो जैव विकास सिद्धांत के प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन, इसने 1880 में ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पौधे के शीर्ष भागों पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति को प्रमाणित किया था। यानी कि ये पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि पौधों पर उनके शीर्ष भागों में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पौधों की वृद्धि पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो डार्विन और उसके ब्रदर डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी घास पर प्रयोग किए थे। तो चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, इन दोनों ने कैनरी घास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। नीट के विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि डार्विन ने कौन सी घास या कौन से पौधे पर प्रयोग किए थे ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित। तो वो है कैनरी घास, फेलेरिस कैनरेंसिस इसको हम कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, फेलेरिस कैनरेंसिस इसको कहा जाता है। ठीक है, कैनरी घास पर प्रयोग कर पादप शीर्ष भागों में वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति प्रमाणित की। ठीक है, वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति प्रमाणित की। और इन्होंने अपना वर्णन एक पुस्तक में प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना वर्णन एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है, में 1880 में प्रस्तुत किया। इन्होंने इन प्रयोगों से संबंधित जो भी वर्णन था वो अपनी एक पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में प्रस्तुत किया। अब डार्विन के अनुसार प्रांकुर चोल को एक दिशा से प्रकाश देने पर यह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक दिशिक प्रकाश देने पर कुछ पदार्थ जो शीर्ष पर बनते हैं वो नीचे की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे इस भाग में वक्रण उत्पन्न हो जाता है। यानी इसका मतलब देखिए हमारे पास क्या है, ये एक प्रांकुर चोल है। ठीक है, ये एक प्रांकुर चोल है और इस प्रांकुर चोल को एक दिशीय प्रकाश दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसको एक ही दिशा से प्रकाश मुहैया करवाया गया है। कुछ समय बाद क्या होता है कि इसका शीर्ष भाग इस तरह से मूव करेगा, किस तरफ, प्रकाश की ओर मूव करता है। यानी कि ये वक्रण उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर ये कर्व उत्पन्न हो रहा है, वक्रण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रांकुर चोल का व्यवहार है
किसके प्रति? प्रकाश के प्रति। प्रांकुर चोल को जब एक दिशीय प्रकाश दिया जाएगा तो ये प्रकाश की ओर घूम जाएगा। तो फिर डार्विन ने क्या कहा कि यहाँ पर इसके शीर्ष भागों में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो नीचे की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पर बनने के बाद वो नीचे की ओर जाते हैं और नीचे की ओर ट्रांसफर होने से क्या होता है कि इस भाग की कोशिकाओं में, कौन से भाग की कोशिकाओं में? जिस तरफ प्रकाश नहीं है, यानी कि ये वाली जो सतह है अप्रदीप्ति सतह, इस भाग पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस ऑक्सीजन के या इस वृद्धिकारी पदार्थ के प्रभाव से कोशिकाओं का एलोंगेशन हो जाता है, ठीक है। और इधर वाले भाग में नहीं होता, इधर वाले भाग में होता है और इस वजह से यहाँ पर कोशिकाओं की सहती ज़्यादा हो जाती है और दबाव पड़ने की वजह से फिर क्या होगा? प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर घूम जाएगा। तो इस प्रकार से डार्विन ने इसे बताया था। आगे चलते हैं। डार्विन के बाद भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन के संबंध में प्रयोग किए थे और जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नाम वो है बॉयसन जेनसन का, FW वेंट का, पाल का। तो देखिए ये वैज्ञानिक इन्होंने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयसन और जेनसन की। बॉयसन व जेनसन, ठीक है। इन्होंने कब प्रयोग किए थे? 1910 से लेकर 13 तक इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने किस पर काम किया? इन्होंने किया था एविना स्टाइवा पर। एविना स्टाइवा होता है जई, जई जो है उसको हम कहते हैं एविना स्टाइवा। और इसके प्रांकुर चोल पर प्रयोग कर इन्होंने क्या बताया कि प्रांकुर चोल का शीर्ष काट देने पर यह प्रकाशानुवर्तन नहीं दर्शाता है। यानी कि जो डार्विन ने प्रयोग किया जिसमें प्रकाशानुवर्तन वो दर्शा रहा था, तो अगर शीर्ष भाग को काट दिया जाए तो फिर वो प्रकाशानुवर्तन नहीं दर्शाता है। लेकिन अगर, अब देखिए इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए। सबसे पहले हम शुरुआत से ही चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इस प्रांकुर चोल को एक दिशीय प्रकाश दिया, ठीक है। तो जब इसको एक दिशीय प्रकाश दिया तो फिर क्या हुआ कि ये प्रकाश की ओर घूम गया। सीधी सी बात है, ये तो था डार्विन का प्रयोग भी और ये इसका भी प्रयोग है। ये तो हो गया प्रकाशानुवर्तन दर्शाना, ये तो है प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। कौन? प्रांकुर चोल, ठीक है। अब इसने क्या किया, बॉयसन जेनसन ने, इन्होंने क्या किया कि इस ऊपर वाले प्रांकुर चोल के शीर्ष भाग को, यानी कि ये जो भाग है इसको यहां से क्या कर दिया? काट दिया। तो दूसरे प्रयोग में इस कटे हुए ठूंठ को, यानी कि ये वाला जो भाग है, इस कटे हुए ठूंठ को जब एक दिशीय प्रकाश दिया गया तो फिर क्या होता है? क्या ये प्रकाश की ओर मूव करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो प्रकाशानुवर्तन नहीं होता है, प्रकाशानुवर्तन नहीं दर्शाता है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात में इन्होंने क्या किया कि जो कटा हुआ भाग है, यानी पहले तो इसने इस कटे हुए भाग को दिया प्रकाश, ठीक है। अब कटे हुए भाग को इन्होंने क्या किया? पुनः इस ठूंठ पर लगा दिया, इस ठूंठ पर स्थापित कर दिया, ठीक है, वापस से। तो ये कटा हुआ भाग जो है, ये कटा हुआ भाग पुनः स्थापित करने व एक दिशीय प्रकाश देने पर, ठीक है। तो यहां से अब इसको फिर से एक दिशीय प्रकाश दिया गया। तो क्या ये प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है, 100% दर्शाएगा। क्योंकि जो शीर्ष भाग हमने पहले हटा दिया था वो हमने यहाँ पर वापस से लगा दिया, तो फिर प्रकाशानुवर्तन बिल्कुल दर्शाएगा, क्योंकि शीर्ष भागों पर ही वृद्धिकारी पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। तो आपके सामने तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में एक दिशीय प्रकाश दिया गया, किसको? प्रांकुर चोल को। तो इसके शीर्ष भाग में हमें वक्रण देखने को मिल जाता है। दूसरे में क्या किया? इसके शीर्ष भाग को, प्रांकुर चोल के शीर्ष भाग को काट दिया गया है और फिर इसे एक दिशीय प्रकाश दिया गया।
तो फिर ये दिखाता है कि नहीं दिखाता है वक्रण, ये इसका कटा हुआ भाग है, तो ये दिखाता है कि नहीं दिखाता, नहीं दिखाता है, प्रकाशानुवर्तन नहीं दर्शाएगा, वक्रण नहीं होगा। ठीक है। तीसरे में क्या किया कि इस कटे हुए भाग को पुनः इन्होंने क्या किया, इस कटे हुए ठूंठ पर लगा दिया, जहां से इसको हटाया था वही वापस लगा दिया, तो फिर इसको एक दिशीय प्रकाश दिया गया, तो फिर क्या प्रकाशानुवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि शीर्ष भागों पर बनने वाला वृद्धिकारी पदार्थ उसमें मौजूद है और वो नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है। अब देखिए आगे और इन्होंने क्या किया प्रयोग। चौथे स्टेप में इन्होंने देखिए बहुत सारे प्रयोग किए, 3 भाग तो हमने देख लिए हैं। चौथे भाग में क्या किया कि एक जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया शीर्ष व ठूंठ के मध्य, यानी कि ये तो इसका शीर्ष भाग है, ये तो ठूंठ है, और ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया, जिलेटिन का टुकड़ा। ठीक है। और इसके ऊपर वो कटा हुआ भाग है, शीर्ष भाग। ठीक है, शीर्ष भाग। क्लियर। फिर इसको एक दिशीय प्रकाश दिया गया, तो क्या वक्रण दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है, ये वक्रण दर्शाएगा। इस प्रकार से ये तो हो गई जिलेटिन, तो ये वक्रण हो जाता है। ठीक है। चौथा इन्होंने ये प्रयोग किया। अब क्या किया देखें आगे, 5वें पार्ट में, अगले पार्ट में इसने और क्या किए देखिए, अभी पता चल जाएगा। एक एक करके स्टेप से हम समझेंगे तो हमारे पास, हम अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। ये है कटा हुआ ठूंठ। ठीक है। क्लियर। अब क्या किया इन्होंने कि प्रांकुर चोल की डार्क साइड पर, क्योंकि प्रकाश तो हम इधर से दे रहे हैं, एक दिशीय प्रकाश इधर से उपलब्ध होगा इसको, तो इसकी अदीप्ति सतह पर इसके आधे भाग में, यानी कि यहाँ पर इसके आधे भाग में एक चीरा लगाकर, अनुप्रस्थ चीरा लगाकर इसमें अभ्रक की प्लेट लगा दी जाती है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि ये ठूंठ है और इसके आधे भाग में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया जाएगा, इसके अंदर एक अभ्रक प्लेट लगा दी जाएगी। ठीक है। अभ्रक प्लेट लगा दी। कौन सी सतह है इसकी? ये इसकी डार्क साइड है, डार्क साइड पर। ठीक है। कहाँ पर लगा दी हमने? डार्क साइड पर लगा दी। क्लियर। अब प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है? प्रकाश की ओर ये मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? अगर हमने इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, कौन सी? ये वाली जो अभ्रक की प्लेट है, इसकी अनुप्रस्थ काट पर आधे हिस्से में लगाई है, और फिर इसके ऊपर ये प्रांकुर चोल का शीर्ष भाग है। ठीक है। फिर इसको एक दिशीय प्रकाश देने पर क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? अभी जान लेते हैं। देखिए इस प्रकार से जब इसकी आधी सतह पर हम अभ्रक की प्लेट लगाते हैं, ये वाली, ठीक है, और ये कौन सी साइड है? डार्क साइड पर, तो क्या ये प्रकाशानुवर्तन करेगा? तो प्रकाशानुवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब क्यों नहीं होता है वो भी जानेंगे। अब अगले भाग में बॉयसन जेन्सन ने क्या किया, यहां पर तो अभ्रक की प्लेट लगा दी और फिर भी प्रकाशानुवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। और अभ्रक की प्लेट लगाई कहां पर है? इसने लगाई है इसकी अदीप्ति सतह पर, इसकी डार्क साइड पर लगाई है। अब डार्क साइड से हटा करके चीरा और अभ्रक की प्लेट अगर प्रकाशित सतह पर लगा दी जाए, कौन सी सतह पर लगा दी जाए? प्रकाशित सतह पर, यानी कि यहां से इस प्लेट को हटाकर कहां लगा दिया जाए? इस प्रकाश वाली सतह पर लगा दिया जाए। ठीक है। ये लाइट साइड है। ठीक है। और ये क्या है? डार्क साइड है। क्लियर। तो यहां पर अगर ये लगा करके और फिर इसको एक दिशीय प्रकाश दिया जाए तो क्या ये प्रकाशानुवर्तन दर्शाएगा? बिल्कुल दर्शाएगा। फिर ये प्रकाशानुवर्तन दर्शा देता है। ठीक है। अभी क्या होगा? ये प्रकाशानुवर्तन
दर्शाएगा। ये अभ्रक की प्लेट कहाँ पर लगा दी अब लगा दी हमने इसको इसकी लाइट वाली सरफेस पर, ठीक है। तो प्रकाशानुवर्तन होगा कि नहीं होगा? प्रकाशानुवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं होता है और यहाँ पर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? प्रांकुर चोल का शीर्ष इधर की ओर क्यों घूम जाता है? तो देखिए, इन वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाशानुवर्तन या वक्रण के लिए उत्तरदायी पदार्थ या उद्दीपक, उसको हम उद्दीपक भी कह सकते हैं, अदीप्त पार्श्व सतह से नीचे की ओर होता है। ये वाली अदीप्त सतह है और यहां पर ये पदार्थ होता है। अर्थात उद्दीपक कहाँ होता है? डार्क साइड पर होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर अभ्रक की प्लेट लगा दी तो फिर ये कोशिकाएं, ये जो पदार्थ है वो नीचे की ओर मूव नहीं करेगा। क्लियर? नीचे की ओर मूव नहीं करेगा तो वक्रण होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ जब नीचे आएगा ही नहीं तो कोशिकाओं का एलोंगेशन होगा कहाँ से? इसलिए वक्रण नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगले भाग में इसने क्या किया कि डार्क साइड पर होता है, ये इसने बता दिया। फिर इसने क्या किया कि लाइट सरफेस पर, बॉयसन जैनसन ने लाइट वाली सतह पर इसको सिद्ध करने के लिए लाइट वाली सतह पर क्या किया, एक अभ्रक की प्लेट लगा दी आधे भाग तक, ठीक है। फिर इसको एक दिशीय प्रकाश दिया गया। तो आप देखिए, लाइट वाली सतह से जब इसको प्रकाश दिया जाता है तो अवर्धिकारी पदार्थ तो यहाँ बनेगा ना, तो ये यहाँ बनने के बाद नीचे की ओर मूव करेगा और यहाँ पर क्या होगा? कोशिकाओं का एलोंगेशन होगा, कोशिकाओं की सहती बनेगी, कोशिकाओं की सहती बढ़ेगी और इस वजह से दबाव की वजह से ये वक्रण हो जाएगा इस तरह से। तो बॉयसन जैनसन ने इसका निष्कर्ष यही निकाला कि जो वृद्धिकारी पदार्थ है वो इस प्रांकुर चोल की अदीप्तीय सतह पर बनते हैं। कहाँ पर? शीर्ष भाग में, ठीक है। बनते तो शीर्ष भाग में हैं, परंतु मूव इसका कहाँ होता है? इस अदीप्तीय सतह पर होता है, ना कि लाइट वाली सतह पर, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉल ने भी इस संबंध में विस्तृत प्रयोग किए थे। पॉल जो 1919 में इसने प्रयोग किया था और इसने भी यही बताया कि शीर्ष भाग में वृद्धि प्रवर्धक रसायन होते हैं और ये वृद्धि प्रवर्धक पदार्थ जल में घुलनशील भी होते हैं। तो इसी तरह के प्रयोग पॉल ने किए थे और फिर उसके बाद F.W. वेंट ने भी इसी तरह के प्रयोग किए थे और F.W. वेंट का प्रयोग हम जानेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही।